हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है डे 24। आज है इंडियन इको के सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दिन। तो इसका पेपर आज हम करने वाले हैं लीक। इससे पीछे वाली सारी चीजें ऑलरेडी हमने कवर कर ली हैं। अगर वो देखनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो आज हमें करना है इंडियन इकोनॉमिक 1950 से 1990 वाला चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है कि 1947 में जब हम आजाद हुए, उसके बाद 1950 में हमने अपने 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम स्टार्ट किया। वहां से लेके 1990 तक इन 40 सालों के अंदर अंदर हमारे देश ने क्या कुछ किया, हमें ये चीज इसके अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, वाई दिस पर्टिकुलर टाइमलाइन? क्योंकि इससे पहले ब्रिटिशर्स थे, आजादी नहीं थी हमारे पास। तो इससे पहले हम आजाद हुए 1947 में, और इसके बाद हम एक नया रूल लेकर आए, एक नया तरीका लेकर आए थे। लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज हमने किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा चेंज था इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इस दौरान जो हुआ हम वो पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत डिफरेंट कंडीशन थी जो चैप्टर 1 में पढ़ लिया, और इसके बाद भी बहुत डिफरेंट कंडीशन हो गई जो चैप्टर 3 में पढ़ा। तो इस दौरान क्या हुआ वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है जी। अगर मैं तुम्हें थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, तो थोड़ा-सा मैं तुम्हें बता देती हूँ इस दौरान क्या हुआ था। एग्रीकल्चर की अगर बात करी जाए, तो एग्रीकल्चर में हमारे पास इस दौरान हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर टॉपिक है इस चैप्टर में से। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने जो है अपनी एग्रीकल्चर को कई गुना इंक्रीज़ किया था। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, हमने इरिगेशन बहुत ज़्यादा करी, हमने फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, हमने एचवाईवी सीड्स का यूज़ किया, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारी सब्सिडीज दी थी हमारे फार्मर्स को, जिसके लिए फिर डिबेट होती है कि सब्सिडीज देना अच्छी बात है या नहीं, है ना। दूसरी चीज, अगर इंडस्ट्री में बात करूं, तो हमारे पास आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। आईपीआर इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। आईपीआर के अंदर हमने क्या किया था, शेड्यूल ए, बी और सी, तीन तरीके की कंपनीज बनाई थी। पहली कुछ कंपनीज ऐसी बनाई थी जिनमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करेगी। दूसरी ऐसी बनाई थी जिसके अंदर गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकती है, बट फिर पर तभी जब गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी, सिर्फ तभी प्राइवेट सेक्टर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने आप से नहीं कर सकता। पहले वाले में तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता था। और फिर तीसरी वाली थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता था, यानी प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने की फ्रीडम हम नहीं दे रहे थे। और अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करूं, तो हमारा फॉरेन ट्रेड भी रिस्ट्रिक्टेड था। हमारे ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, हमारे ऊपर टैरिफ थे कि हम बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। अपने ही देश की हमें आइटम्स को, प्रोडक्शन को बढ़ाना था, जो कि वैसे बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि सरकारी कंपनियां अच्छा काम करती नहीं थी। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा एक क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला गया है। सबसे पहले सब्सिडीज, सब्सिडीज दी गई थी एग्रीकल्चर के लिए। इट लीड्स टू मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट, नहीं, कुछ ऐसा मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स का कोई मतलब नहीं बनता। सब्सिडीज का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कोई चीज सस्ते में या फ्री में दी है। लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग का मतलब था कि एक इंसान के पास एक सर्टेन लिमिट तक का ही लैंड हो सकता है, जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए किया गया था। जो कि अगेन बहुत ज्यादा तो अच्छे से नहीं हो पाया था, क्योंकि सरकार अच्छे से नहीं कर पाई थी लैंड सीलिंग। एलिमेंट ऑफ आईपीआर नहीं, लैंड सीलिंग एग्रीकल्चर में हुआ था, उसका आईपीआर से कोई लेना देना नहीं था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लैंड टू द टिलर नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज थी जो छोटे लेवल पे काम कर रही थी, उसको बहुत बढ़ावा दिया गया था, ताकि हम लोग, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज खोल के बिजनेस चला सके, पैसा कमा सके। ठीक है, तो ये एलिमेंट ऑफ आईपीआर होगा। लैंड सीलिंग जो है वो था लैंड टू द टिलर। ठीक है, अगला है मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान। चेंज इन सोशल आउटलुक, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ, ये मैं तुम्हें बताना भूल गई कि इन सबसे पहले हमें पढ़ने होते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान क्या थे हमारे? जेम्स। ठीक है, 5 4 गोल थे हमारे 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम के। 1950 में फिर हमने शुरू किया था 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम। तो उसके अंदर एक एम से गोल था हमारा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के गोल के अंदर हम क्या बोलते थे कि हमें अपनी मशीनें और ये सब कुछ मॉडर्न बनाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना है। एट द सेम टाइम हमें अपनी सोच को भी मॉडर्न बनाना है। हमें क्या करना है, अपना सोशल आउटलुक चेंज करना है। हमें विमेन के टूवर्ड्स जो है, पहले जैसे पुरानी सोच के साथ नहीं देखना है। हमें अपनी सोच को मॉडर्न करना है, जेंडर इक्वालिटी लानी है। ठीक है, मॉडर्न सोचना है हमें। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमने चेंज इन सोशल आउटलुक किया था, ये बिल्कुल सही बात है। आगे, डैश रेफर्स टू अ ट्रेड पॉलिसी एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कहते हैं कि हमें जो है इंपोर्टेड गुड्स पे अपना
जो हम रिलायंस कर रहे थे, इंपोर्टेड गुड्स पे हम डिपेंडेंस थे, वो कम करना है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसके लिए कौन सी पॉलिसी हम लाए थे? तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें इंपोर्ट को कम करना होगा। हम चाहते हैं कि इंपोर्टेड गुड्स पे हम डिपेंडेंट ना हो, तो हमें क्या करना होगा? इंपोर्ट्स को कम करना होगा। तो हमें इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा, इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ। देखो बहुत सिंपल बात है, इंपोर्टेड गुड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की तो बात ही नहीं हो रही, तो एक्सपोर्ट की तो बात नहीं हो रही। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की बात हो रही है कि हमें जो अपने इंपोर्टेड गुड्स है उसको सब्स्टिट्यूट करना है डोमेस्टिक गुड्स के साथ। डिस्क्राइब द रेशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो हमने बोला है कि भैया जेम्स करके मेरे 4 गोल्स थे 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम के। तो उसमें से एस से मेरा गोल क्या था? सेल्फ रिलायंस का गोल था, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस हमने क्यों रखा अपना गोल? ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम किसी भी फॉरेन देश, फॉरेन कंपनी के ऊपर जो है डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि अगर हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो कल को फिर से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी आएगी और हमारे ऊपर राज करने लग जाएगी। तो हमें जो है ना किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें अपने ही देश के अंदर सारी चीजें बनानी है। ठीक है, हमें अपने ही देश के अंदर हर चीज करनी है, हमें किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि उससे क्या होगा? एक तो डोमेस्टिक हमारे देश की जो कंपनीज है वो बर्बाद हो रही थी, जैसे ब्रिटिशर्स ने करी थी। दूसरा, वो फिर से आके हमारी पॉलिटिक्स में, हमारी सरकार में दखल अंदाजी देने लग जाएंगे। तो हमें किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे देश पे डिपेंडेंट होना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें फॉरेन नेशंस पे डिपेंडेंट होना ही नहीं है, इसलिए हम सेल्फ रिलायंस लाए थे। हमें जो है डोमेस्टिक रिसोर्सेज की मदद से ही जो है सारा काम करना है। ठीक है, इट वॉज फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल में इंक्रीज इंटरफेरेंस। हमारी पॉलिसीज में दूसरे देश दखल अंदाजी करने लग जाएंगे अगर हम उन पे डिपेंडेंट हुए तो। ठीक है, क्योंकि हर देश यही चाहता है भैया कि हम अपने बॉर्डर्स को जो है और बढ़ाते रहे, दूसरे देश पे कब्जा करते रहे। हमें दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी भी तरीके से नहीं होना है, क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट होंगे तो कल को फिर से वो आके हमारे ऊपर राज करने लग जाएंगे। क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट होंगे तो कल को फिर से वो आके हमारे ऊपर राज करने लग जाएंगे, हमारी पॉलिसीज में इंटरफेयर करने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, हमें दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना है, इसीलिए हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी कर रहे थे। ठीक है, अगला, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोड लॉपसाइडेड मूवमेंट। वैसे तो ये हमारे चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलोनियल पीरियड लिखा है। कॉलोनियल पीरियड मतलब मेरे ब्रिटिशर्स के टाइम वाला पीरियड, मतलब कि ये हमारे पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि पिछले चैप्टर में हमने करना था। चलो ये इसमें आ गया, मैं क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ। ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर था उसमें लॉपसाइडेड मूवमेंट थी। मतलब क्या था कि एक ही साइड पे जा रही थी सारी ऑक्यूपेशन। हमारी ऑक्यूपेशन में क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह हो रहा था, इंडस्ट्री तबाह हो रही थी, इसलिए इंडस्ट्री को छोड़ छोड़ के हर कोई एग्रीकल्चर में ही जा रहा था, और एग्रीकल्चर में भी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, हर कोई गरीब ही बैठा था। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है, वो चीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें मैंने कराया था। Elaborate the reasons owing to which the private sector was regulated under the Industrial Policy Resolution। क्या रीजन थे कि हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाना पड़ा? सबसे पहला रीजन था कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास कैपिटल नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कहीं इन्वेस्ट कर सके। अरे हम तो बोल रहे हैं कि हमारा देश भारत गरीब था, हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी, हम तो बोल रहे हैं। अरे अगर देश में गरीबी थी तो लोग बिजनेस कैसे शुरू करेंगे? रोटी खाने का पैसा नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है। अरे बाबा, यहाँ पे तुम कह रहे हो बिजनेस शुरू करो, हम बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। तो इसलिए क्या था, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास पैसा ही नहीं था, वो बिजनेस कर ही नहीं सकता था। दूसरी चीज, अगर किसी के पास पैसा था भी, अगर किसी के पास पैसा था भी तो वो कहता था मैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करूंगा, गरीबों के लिए बिजनेस क्यों करूं, मैं तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करूंगा। तो वो बिजनेस उस जगह पे करता जहां पे प्रॉफिट मिलता। अच्छा, अगर हर कोई गरीब है तो तुम्हारा सामान कौन खरीदेगा, तुम्हें प्रॉफिट कौन करके देगा? तो या तो प्रॉफिट होता नहीं था, है ना, इसलिए भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर रहा। और सरकार भी चाहती थी कि प्रॉफिट के लिए मत करो बिजनेस, भला करो, लोगों को गरीबी से बाहर निकालो, इसके लिए बिजनेस करो। ठीक है, तीसरी चीज, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट चाहती थी कि हम सोशल वेलफेयर के लिए काम करें, क्योंकि गरीबों को गरीबी से बाहर सरकार ही निकाल सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं निकाल सकता। तो गवर्नमेंट को ही आना पड़ा सोशल सेक्टर में काम करने के लिए।
ठीक है। अगली चीज, कुछ एक जो चीजें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें बनाना, केनाल्स, डैम्स, ये सब बनाना। इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। और वो हाई इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है उन चीजों में खर्चा। तो ये सारे रीजंस की वजह से हमें क्या करना पड़ा? गवर्नमेंट को लाना पड़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसके अंदर सरकार ने बोला कि भैया प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा बिजनेस, बिजनेस कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सरकार करेगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे उसके रीजन थे। अगला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया बिटवीन दिस पीरियड, इट सॉट टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। कहते हैं उस टाइम पे हम रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करना चाहते थे। हाँ यार, मतलब गवर्नमेंट जो है रीजनल इक्वालिटी तो प्रमोट करना ही चाहती थी, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती थी? प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस नहीं करने देती थी, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करता तो वो तो सिर्फ अमीरों के रीजन में करता, तो अमीर और अमीर होता, गरीब और गरीब होता। इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस नहीं करने दे रही थी, गवर्नमेंट खुद बिजनेस कर रही थी और गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देती थी। गवर्नमेंट कहती थी कि भैया देखो डियर प्राइवेट सेक्टर, मैं तुम्हें बिजनेस करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें लाइसेंस नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे से बहुत मोटा टैक्स भी लूंगी, लेकिन अगर तुम अगर तुम गरीबों के एरिया में जाके बिजनेस करो तो मैं तुम्हें लाइसेंस भी दे दूंगी और मैं तुमसे टैक्स भी कम लूंगी या नहीं लूंगी। तो गवर्नमेंट कहती थी, गवर्नमेंट प्रमोट करती थी कि डियर प्राइवेट सेक्टर, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो गरीबों के एरिया में जाके करो, ताकि जहां गरीबों का भला हो वहां बिजनेस मैं तुम्हें करने दूंगी। तो जी हाँ, गवर्नमेंट रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करती थी। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया वाज मेड इजियर, कि वैसे लाइसेंस नहीं मिलेगा पर अगर गरीब एरिया में बिजनेस करना है तो वहां लाइसेंस मिलेगा। मोर ओवर, टू एंश्योर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, सच यूनिट्स वर गिवन कंसेशन, उनको टैक्स बेनिफिट मिलता था, बिजली पानी सस्ते में मिलती थी, ठीक है, टैक्स कंसेशन मिलते थे। तो तुम अगर पुअर एरिया में जाके बिजनेस करोगे, लाइसेंस भी मिलेगा और टैक्स भी तुम पे नहीं लगेगा। तो जी हाँ, गवर्नमेंट रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करती थी। अगला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक शील्ड चाहिए थी अगेंस्ट द लार्ज इंडस्ट्री। ये बात भी बिल्कुल सच है। तो बहुत सिंपल बात है यार, देखो अगर मेरा छोटा सा बिजनेस है और अगर तुम बोलो कि ये मेरा छोटे से बिजनेस को तुम बोलो कि भैया रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी से मैं compete करूं, है ना, या बाहर की बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, कोका कोला थी, है ना, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब है, चलो ये तो वैसे बाद में आएंगे। बट कोका कोला की अगर मैं बात करूं, है ना, कि ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, अगर मैं बोलूं मेरा तो छोटा सा ऐसे कैन वगैरह बनाने का बिजनेस है, छोटा सा कोल्ड ड्रिंक बनाने का बिजनेस है, और उसको compete करना पड़े कोका कोला जैसी दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनी से, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ना इतना पैसा है, ना एक्सपर्टीज है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं compete कर सकती थी बड़े बिजनेसेस के साथ, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक शील्ड चाहिए थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? इंपोर्ट करवाने ही नहीं दे रही थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल चीजें लेकर आई थी। गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बोला था कि तुम्हारा जो सामान है उसके लिए हम स्पेशल रिजर्वेशन करके देंगे मार्केट में, कि इतना परसेंट तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही सामान बिकेगा बाजार में। तो इन लोगों के जो सेवरल प्रोडक्ट्स थे उनको रिजर्वेशन मिला बाजार में, ठीक है, कि हाँ तुम्हें सिर्फ इन्हीं से खरीदने पड़ेंगे सामान, वही रॉ मटेरियल खरीदो, वही चीजें खरीदो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनी है, ठीक है। और उनको कंसेशन मिलते थे, मतलब उन पे टैक्स वगैरह नहीं लगता था, बैंक लोन सस्ते में मिलता था, इंटरेस्ट रेट कम होते थे, तो उनको कंसेशंस भी मिलते थे। तो सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा काम किया, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट हो सके। एंड वो भी जो था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, उससे भी हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको बेनिफिट हो रहा था, ठीक है ना। अगला, अंडर द लैंड रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्स किया मिनिमम लैंड साइज विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। गलत, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम लैंड साइज, कि तुम मैक्सिमम एक लिमिट से ज्यादा ओन नहीं कर सकते। लैंड सीलिंग के अंदर ये किया था जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, लैंड सीलिंग इसीलिए करी गई थी ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ही है सारा लैंड और सिर्फ वही लोग अमीर बन गए, ऐसा ना हो, इसलिए लैंड सीलिंग करी गई थी। तो ये सच है, ये गलत है। अगला देखते हैं, टू प्रमोट ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फर्टिलाइजर सब्सिडीज टू द फार्मर्स। गवर्नमेंट ने जो है फर्टिलाइजर की सब्सिडीज दी फार्मर्स को, ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट हो सके। ये बात बिल्कुल सच है।
ऐसा क्यों किया सरकार ने? क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसके अंदर आपको चाहिए थे एचवाईवी सीड्स, उसके अंदर आपको चाहिए थे बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा इरिगेशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेस्टिसाइड्स, ठीक है। उसमें आपका खर्चा भी लगता और वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क था। फार्मर कहता है कि मैं तो भैया बहुत गरीब हूँ, मैं आज 100 रुपए कमा रहा हूँ, तुम मुझे कहते हो कि एचवाईवी सीड से 500 रुपए कमाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं 500 रुपए कमाने के चक्कर में जो 100 रुपए कमा रहा हूँ वो भी गवा दूं। क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है ना, जब पहली बार कोई चीज नई आती है तो डर तो होता है। तो फार्मर कहता मैं नहीं करूंगा, कहीं मैं 500 रुपए के चक्कर में 100 रुपए भी गवा दूं, ऐसा ना हो। तो सरकार ने बोला एक काम करो, मैं सब्सिडी देती हूँ, मैं तुम्हें हर चीज फर्टिलाइजर ये वो सब कुछ सस्ते में दूंगी या ऑलमोस्ट फ्री में दूंगी, और बस तुम कर दो मेरे लिए, मैं फ्री में दे रही हूँ। अगर तुम्हें फसल अच्छी हुई तो वो तुम्हारी, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो भी तुम्हारा खर्चा तो नहीं लगा ना, तो प्लीज करो। तो सरकार चाहती थी कि फार्मर्स अडॉप्ट करें ग्रीन रेवोल्यूशन को, और उसकी वजह से जितने भी डर है फार्मर्स के वो दूर करने के लिए, रिस्क को दूर करने के लिए सरकार ने सब्सिडी दी फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। इसलिए सरकार ने फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी दी। अब दो आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ सब्सिडी। इससे क्या हुआ, अगर सब्सिडी एलिमिनेट होगी इट में इंक्रीज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर। सरकार क्या करती है ना कि फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है या किसी भी चीज की सब्सिडी है सिर्फ गरीबों को देती है। उससे क्या होगा, जो गरीब है उसकी भी इनकम बढ़ेगी, गरीब भी धीरे धीरे अमीर होने लगेगा, तो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, जो फार्मर्स हैं वो अफोर्ड कर ही ना पाते वो सब कुछ, तो वो कभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट ही ना कर पाते, वो कभी भी वो सारे बेनिफिट्स ले ही ना पाते। इसलिए सरकार ने करा, इसलिए वो सब दिया गया, ठीक है। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गलत है, सब्सिडी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है और गवर्नमेंट हमारी ही टैक्स पेयर की मनी को जो है वहां पे बर्बाद कर रही है। गवर्नमेंट अगर कोई चीज फ्री में दे देगी तो जो फ्री की चीज होती है उसकी कदर नहीं होती। अगर मुझे फ्री में बिजली मिल रही है ना, मैं सारा दिन एसी चलाऊंगी, चाहे मैं नहीं बैठी तो भी एसी चल रहा है। होटल में जाके यही करेंगे, है ना, कि भैया मेरा तो चलो जितना जाना है ना, बिजली का पैसा तो नहीं देना, तो सारा दिन फ्री में एसी चलता है, ठीक है ना। तो अगर तुम फ्री में दे रहे हो तो वो चीज बर्बाद होती है। तो अगर तुम फ्री में पानी दे रहे हो तो फार्मर्स पानी बर्बाद करेंगे, ऐसी क्रॉप्स उगाने लग जाएंगे जिनमें एक्स्ट्रा पानी चाहिए, चाहे वो उस जगह पे उग भी ना सके वो क्रॉप, फिर भी वो उगाएंगे फार्मर्स, क्योंकि उनको तो फ्री में मिल रहा है सब। तो बेकार हो जाती है, वेस्ट हो जाती है चीजें, उनकी कदर नहीं होती अगर चीजें फ्री में मिले। ये बोला गया है अगेंस्ट सब्सिडी, ठीक है। और बोला गया अगेंस्ट सब्सिडी कि भैया तुम्हें जिस गरीब को देना है उसको मिलती ही नहीं है, सब्सिडी भी अमीर ही ले जाते हैं, तो ये जो गरीब अमीर का फर्क है वो और बढ़ता है। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट अगेंस्ट सब्सिडी, ठीक है। अगला, ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड पब्लिक सेक्टर को एक डोमिनेंट रोल मिला। हाँ, पब्लिक सेक्टर को एक डोमिनेंट रोल मिला, ये मैंने आपको बताया ये सारी चीजें। क्यों बताए? क्योंकि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रिसोर्सेज खरीद सके, मार्केट इतनी बिग इनफ नहीं थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट हो सके, वो आ सके, वो कुछ कर सके। एंड डिसीजन टू डेवलप इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइंस मेड इट इसेंशियल फॉर द पब्लिक सेक्टर टू टेक द लीडिंग रोल। तो सबसे पहली चीज, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, अगर था भी तो मार्केट इतनी बिग इनफ नहीं थी कि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट हो सके। और सरकार चाहती थी सोशलिस्ट बनाना, सरकार चाहती थी कि गरीबों की मदद करी जाए, इसलिए सरकार ने अपनी इंडस्ट्रीज खोली, ठीक है। अगला, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया पुश्ड फॉर सेल्फ रिलायंस फॉर द फर्स्ट 5 प्लान। पहले 7 ईयर्स के लिए जो है ये चीज बहुत ज्यादा करी गई थी। पहले 7 ईयर्स के लिए हमने, सॉरी क्या था, सेल्फ रिलायंस है ना। हाँ, पहले 7 ईयर्स के लिए सेल्फ रिलायंस पे बहुत ज्यादा फोकस डाला गया था। उसके बाद फिर 1990s वाले हमारे वो सब आ गए थे, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, ठीक है। द फूड कॉर्पोरेशन एफसीआई, उसके पास एक बफर स्टॉक होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, फूड कॉर्पोरेशन एफसीआई जो है वो बफर स्टॉक बना के रखता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत भूखमरी थी, बहुत फेमाइंस आते थे। तो अब हम क्या करते हैं, बफर स्टॉक बना के रखते हैं कि भगवान ना करे कल को कभी भूखमरी हुई तो बफर स्टॉक में से सामान निकालेंगे, गरीबों को उनका पेट भरने के लिए फ्री में राशन पानी देंगे, ठीक है। और सरकार ने क्या किया, एमएसपी लाया ताकि गरीबों को सही रेट मिल सके, उनका इंटरेस्ट ऑफ फार्मर जो है सेफगार्ड हो सके। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने सबसे पहले ना एमएसपी दिया, फार्मर्स को बोला कि ना तुम्हें तुम्हारी फसल का एक फिक्स रेट मिलेगा, अगर इस रेट पे बाजार में कोई खरीदे तो अच्छी बात है, अगर बाजार में कोई ना खरीदे इस रेट पे तो तुम इस रेट पे आओ और सारा सामान, सारी फसल सरकार को बेच के चले जाओ।
सरकार क्या करेगी उस फसल से? सरकार या तो उस फसल को एफसीआई को दे देगी, एफसीआई अपने वेयर हाउस में बफर स्टॉक रखेगा, भूखमरी ना हो इसलिए कि कभी भूखमरी हुई तो बफर स्टॉक में से निकाल के सरकार यूज कर लेगी। या फिर सरकार क्या करेगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर राशन की दुकानें खोलेगी और गरीबों के बीच में वो सारे का सारा राशन बांट देगी सस्ते रेटों पे। तो फार्मर का भी फायदा हो गया क्योंकि उसको भी अच्छा रेट मिला अपनी फसल का, गरीबों का भी फायदा हो गया क्योंकि उनको भी सस्ते में मिल रही है फसल। ठीक है जी, तो ये सरकार हमारी कर रही थी अपने फार्मर्स के लिए। अगला, अगर बहुत ज्यादा रेगुलेशन करोगे तो उसकी वजह से जो प्राइवेट फर्म्स है वो एफिशिएंट नहीं बन पाएंगी। ये बात बिल्कुल सच है, इसीलिए 1990 में प्राइवेटाइजेशन करा गया था। क्योंकि भैया अगर तुम हर चीज को लाइसेंस के अंदर लगाने लग जाओगे, और तुम्हें पता है सरकारी काम कितने ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, एक लाइसेंस लेने के लिए महीनों लग जाते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में नहीं आती, क्योंकि एक एक लाइसेंस लेने के लिए महीनों का वक्त लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि काम तो तब करे ना जब लाइसेंस मिले। लाइसेंस में ही इतना दिमाग, टाइम, एफर्ट चला जाता है कि काम नहीं कर पाते। तो ये बात बिल्कुल सच है, ये हुआ भी था। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अपना टाइम खराब किया, ठीक है, लाइसेंस लेने में। वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर ही नहीं पाई, वो अपना इंटरनेशनल लेवल पे सामान बना ही नहीं पाई, क्योंकि उनका सारा दिमाग लाइसेंस लेने में लग गया। यही मैंने समझाया, यही रीजन है। तो हाँ, ये दोनों चीजें बिल्कुल सही है और करेक्ट रीजन भी ये है। ठीक है, import substitution if not applied carefully can prove to be a double edged sword। कहते हैं import substitution जो है वो तुम्हारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानमंद भी हो सकती है। फायदा कैसे होगा? अगर तो तुमने सही से अपना ली तो तुम्हारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंप्रूव हो जाएंगी और वो इंटरनेशनल लेवल की बन जाएंगी, और जो तुमने सोचा था वो हो जाएगा। अगर तुमने सही से नहीं अपनाई तो बाहर से तो सामान नहीं आ रहा, अंदर वाली भी अच्छी नहीं बनी, तो ओवरऑल तुम्हारे देश का नुकसान हो जाएगा। तो जी हाँ, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ठीक है, तो आई एग्री विद द स्टेटमेंट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है? ताकि हम इंपोर्ट को रिप्लेस कर सके डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ। हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेकिन अगर हमने प्रोटेक्शन दे भी दी, इसका कुछ हार्म भी हो सकता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जब तक उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, तो वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव ही नहीं करेगा। अगर मुझे पता है कि अगर मैंने अच्छा सामान नहीं बनाया तो जो फॉरेन कंपनीज हैं वो अच्छा सामान बनाएंगी, मेरे देश के लोग उनसे खरीदेंगे। अगर मुझे ऐसा पता है तो मैं अपनी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की बनाऊंगी। पर अगर मुझे पता है कि फॉरेन वाले तो आ ही नहीं सकते, सिर्फ मैं ही तो हूँ मार्केट में और कोई है ही नहीं, तो मैं कुछ भी बनाऊं, लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। तो मैं क्यों क्वालिटी इंप्रूव करूंगी अपनी, मैं क्यों करूंगी क्वालिटी इंप्रूव? ठीक है ना, तो फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के पास कंपटीशन ही नहीं था, तो उन्होंने अपनी क्वालिटी इंप्रूव ही नहीं करी। और जो कंज्यूमर है उसको लो क्वालिटी आइटम लेनी पड़ेगी महंगे रेट पे, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। ठीक है ना, तो इसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, हमें जो है पॉलिसी को इम्प्लाई करना पड़ेगा, वरना जो है हमारे लिए उल्टा हार्मफुल हो सकती है वो और भी ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो हमने कर लिया सेल्फ रिलायंस, पहले 7 ईयर्स के लिए हमारा मेन फोकस था। ठीक है, अगला, इंडियन गवर्नमेंट ने एक अडॉप्ट करी एक पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग मैक्सिमम लैंड होल्डिंग। उसको क्या बोला गया? लैंड सीलिंग, कि एक बंदे के पास एक लिमिट से ज्यादा लैंड नहीं हो सकता। जमींदारी सिस्टम को खत्म करा गया, लेकिन वो अच्छे से हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो जमींदार थे उन्होंने लैंड अपने रिश्तेदारों के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, इधर उधर कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने लूप होल्स निकाले और अपने नाम पे ही लैंड बचा के रखा। आज भी देखने को मिलता है, मतलब आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मुझे तो यहाँ बहुत आज भी देखने को मिलता है कि इतने बड़े बड़े लैंड हैं एक एक इंसान के नाम पे। ठीक है, और वो इतने साल पहले से ही मतलब पुश्तैनी चलते आ रहे उसी परिवार के। ठीक है, एंड मतलब यू कांट इमेजिन कि वो इंसान ने इतना लैंड जो है अपनी कमाई से लिया होगा, क्योंकि कुछ सर्टेन अमाउंट तक समझ आता है कि इतना लैंड ठीक है तुम कमा के खरीद सकते हो। बट कई बार जब बहुत ही एक्सट्रीम देखने को मिलता है, ठीक है, एंड व्हेन यू नो कि इसकी फैमिली के पास नहीं है भाई इतना पैसा, तो वो चीज आज भी देखने को मिलती है। ठीक है, मुझे तो अपने आसपास देखने को मिलती है कि हाँ, आज भी लोग बहुत बड़ा बड़ा लैंड एरिया अपने नाम पे रखते हैं, अपनी फैमिली बाय फैमिली वो आगे कंटिन्यू होता है, क्योंकि लैंड सीलिंग अच्छे से नहीं करी गई थी। और वो जो ब्रिटिशर के टाइम के जमींदार थे, आज भी उनके पास वो लैंड है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है द गोल ऑफ इक्विटी वाज सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज इन एग्रीकल्चर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। कहते हैं कि हमारे गोल क्या थे? जेम्स, है ना,
ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। इक्विटी का मतलब था बराबरी होनी चाहिए, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इक्वालिटी लाने के लिए हमने एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी किया। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी का क्या मतलब था? हमने करा कि जो लैंड है, हमने लैंड सीलिंग करी ना, लैंड रिफॉर्म्स लाए ना। हमने बोला कि भैया अब जो है, जो फार्मर है लैंड उसी का होगा, जमींदार से लैंड छीन के फार्मर को दिया जाए, ताकि जो फार्मर एक्चुअल में है वही सरकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और सरकार उसी की डायरेक्टली हेल्प कर सके। ऐसे बीच वाले जमींदार हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार ने ये बोला और सरकार ने तो चाहा कि ऐसा हो, पर अभी मैंने क्या बताया कि ऐसा है नहीं, लैंड सीलिंग अच्छे से हुई नहीं। तो सरकार ने ट्राई तो बहुत किया, लेकिन पूरी तरीके से सरकार जो है इक्वालिटी ला नहीं पाई, क्योंकि सरकार भी, तुम्हें पता ही है, सरकार के काम तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना? तो जी नहीं, पूरी तरीके से जो गोल ऑफ इक्वालिटी था वो फुल्ली सर्व नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सम एरियाज में जो जमींदार थे उन्होंने अपने पास ही रखा, उन्होंने कोई ना कोई लूप होल निकाला। उन्होंने जो है कई बार तो उन्होंने बोल दिया कि भैया ये मेरा खुद का ही लैंड है, मैं खुद ही फार्मिंग करता हूँ, मेरे पास कोई और फार्मर मैंने नहीं रखा हुआ। ठीक है, केसेस वेयर टेनेंट्स वर इविक्टेड एंड द लैंड ओनर्स क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टीवेटर्स। जो ऊपर टेनेंट थे, जिनको जमींदार ने लैंड दे रखा था रेंट पे, उनको लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया और जमींदार ने बोला भैया मैं ही फार्मिंग करता हूं, मैं किसी और से नहीं कराता, मैं खुद ही फार्मर हूं। तो सेल्फ कल्टीवेटर बोला उन्होंने कि मैं ही सेल्फ कल्टीवेटर हूं। या फिर उन्होंने क्या किया, अपने रिश्तेदारों के नाम पे लैंड ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इवन व्हेन द टिलर्स गॉट ओनरशिप ऑफ द लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ लेबरर्स डिड नॉट बेनिफिट। जो सबसे गरीब तबका होता है वो बेनिफिट नहीं कर पाता, सरकार उन तक अपने बेनिफिट्स नहीं पहुंचा पाती है। ठीक है, फार्म सब्सिडीज एक बहुत बड़ा बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, बट आर नेसेसरी। तो भैया हमें बताना है कि सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सब्सिडी देते हो तो गरीब का भला होगा, इक्वालिटी आएगी, ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, फार्मर्स का भला होगा। लेकिन अगर सब्सिडी देते हो तो गवर्नमेंट पे बहुत बर्डन होगा, रिसोर्सेज वेस्ट किए जाएंगे एंड शायद इक्वालिटी ना हो पाए, क्योंकि सबसे गरीब लोगों तक सब्सिडी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, वही सेम चीजें ये मैं ऑलरेडी आपको सारी बता चुकी हूँ। ठीक है, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी इन इंडिया अंडर प्लानिंग पीरियड। तो ये मैं सारा आपको बता चुकी हूँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हमने रिजर्वेशन किया, उनके लिए हमने सब्सिडीज दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश की सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हमारे देश का कौन है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, बहुत ह्यूज लेवल पे लोग काम करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इनको पैसा, कैपिटल बहुत कम चाहिए होता है, पैसा बहुत कम चाहिए होता है, लेबर इंटेंसिव होते हैं। ठीक है, बहुत सारी लेबर जो है इनके अंदर काम कर रही होती है। ठीक है, बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में कर रही होती है। इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है रिजर्वेशन लाया, सब्सिडीज दिया, वो सब किया। ठीक है जी, लास्ट सेट, प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ एमएसपी कौन है? प्राइमरी बेनिफिशियर कौन है? फार्मर है। फार्मर्स के लिए एमएसपी लाया गया। मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमने क्या किया? हमने नया टेक्नोलॉजी लाया, पॉजिटिव चेंज इन सोशल आउटलुक लाया। इक्वल नहीं, इक्वल तो इक्वालिटी के अंदर आया ना, इक्विटी के अंदर आया ना, मॉडर्नाइजेशन के अंदर नहीं आया। और ये भी इक्विटी के अंदर आया, मॉडर्नाइजेशन के अंदर नहीं आया। तो ये दोनों है जो मॉडर्नाइजेशन के अंदर आए। ठीक है ना, 1 और 2। ठीक है, गुड, आगे चले। नहीं, इन्होंने क्या बोला है? हाँ, 1 और 2। ठीक है, state and explain 2 steps undertaken by the government for the protection and promotion of, अरे फिर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ गया, ये तो यार हमने कर लिया। अब रिजर्वेशन एंड कंसेशन। ठीक है, लैंड सीलिंग के बारे में भी हमने बता ही दिया कि लैंड सीलिंग का क्या मतलब था। इक्वालिटी लाने के लिए करा गया इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका मतलब था हम फिक्स करें मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसका पर्पस क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स को कम करना, इसका पर्पस था। लेकिन ये गवर्नमेंट अच्छे से नहीं कर पाई थी, कुछ एक दो स्टेट्स में हुआ था, बाकी स्टेट्स में अच्छे से नहीं हो पाया था। ठीक है, चलो यहाँ पर मेरा ये पीडीएफ होता है खत्म, ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पे खत्म। जल्दी से डन लिखो कमेंट सेक्शन में कि हमने पूरा लेक्चर अच्छे से शुरू से लेके एंड तक खत्म कर लिया है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी कल के लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।